ग्रेविटी यूनिवर्स का एक फंडामेंटल फेनोमेनन है जिसकी वजह से सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। यदि एक एप्पल ग्राउंड की तरफ फॉल करता है या मून अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता है या अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है तो ये सब ग्रेविटी के वजह से ही होता है। यानी ग्रेविटी इन सभी चीजों को एक दूसरे से दूर जाने से प्रिवेंट करती है। न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार ग्रेविटी एक फोर्स है और ये फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा मैसिव होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर उतने ही ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। साथ ही ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी जितनी कम होगी उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। हालांकि ये एक्सप्लेनेशन डे टू डे लाइफ की चीजों को काफी इजिली और इंट्यूटिवली एक्सप्लेन कर देती है, जैसे क्यों कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड की ओर फॉल करता है या हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स कैसे सन को ऑर्बिट करते हैं। लेकिन कुछ सटल इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं। फॉर इंस्टेंस, यदि कोई सैटेलाइट अर्थ की तरफ फॉल कर रहा हो तो वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करता बल्कि एक स्लाइटली कर्व्ड पाथ फॉलो करता है जिसकी डायरेक्शन अर्थ के रोटेशन के टुवार्ड्स होती है। एक और इंडिकेटर है मरकरी की ऑर्बिट की एनोमली, जिसकी ओरिएंटेशन एक सर्टेन रेट से लगातार चेंज होती रहती है। यदि ग्रेविटी एक फोर्स होती तो हम इस रेट ऑफ चेंज को काफी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट और डिटरमाइन कर पाते, लेकिन ऑब्जर्वेशंस ये बताते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज हमारे प्रेडिक्शन से स्लाइटली अलग है। तो यदि हम इन सटल इंडिकेटर्स को अकाउंट में लें तो ये कंक्लूड किया जा सकता है कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। और यदि हमें ग्रेविटी के ट्रू नेचर को समझना है तो हमें यूनिवर्स और खुद स्पेस और टाइम के प्रति अपनी नाइव और इंट्यूटिव समझ को ही पूरी तरह से बदलना होगा और एक नया अप्रोच लाना होगा। और इस नए अप्रोच को ही हम जनरल रिलेटिविटी कहते हैं, जिसे 1915 में आइंस्टीन के द्वारा पेश किया गया था। जनरल रिलेटिविटी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल पर आधारित है। इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के अनुसार सभी ऑब्जेक्ट्स सेम रेट से अर्थ की ओर फॉल करते हैं और फ्री फॉल मोशन ग्रेविटी का कॉन्सिक्वेंस नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट्स की नेचुरल मूवमेंट है। यानी एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से पैदा हुए इफेक्ट्स और किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वजह से पैदा हुए इफेक्ट्स बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। असल में ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में होते हैं और वो अर्थ के टुवार्ड्स फॉल नहीं करते बल्कि ग्राउंड खुद ही अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही होती है। इसी वजह से हम अपने वेट को फ्री फॉल के दौरान महसूस नहीं करते बल्कि केवल तभी करते हैं जब हम ग्राउंड को टच करते हैं। इसी वजह से जनरल रिलेटिविटी में ग्रेविटी को कोई फोर्स नहीं माना गया है बल्कि ग्रेविटी महज एक इल्यूजन है और ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो ऑब्जेक्ट्स हमेशा रेस्ट में ही होते हैं लेकिन वो हमें मूव करते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि वो एक कर्व्ड स्पेस टाइम ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करते हैं और ये कर्वेचर खुद उनके ही मास से पैदा होता है। और यही जनरल रिलेटिविटी का एक फंडामेंटल आइडिया है कि ऑब्जेक्ट्स अपने मास की वजह से अपने आसपास के स्पेस टाइम की ज्योमेट्री को डिफॉर्म करते हैं। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम स्पेस टाइम के ग्रिड को कंसीडर करते हैं, जिसमें यदि हम किसी मैसिव ऑब्जेक्ट को रखें तो वो डिस्टेंस, डायरेक्शन और यहाँ तक कि टाइम के फ्लो को भी डिस्टॉर्ट करेगा। फॉर इंस्टेंस, यदि हम एक एप्पल को एम्प्टी स्पेस में थ्रो करें तो वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा, लेकिन यदि उसी सेम एप्पल को हम अर्थ जैसे एक मैसिव ऑब्जेक्ट के पास थ्रो करें तो वो अर्थ के टुवार्ड्स फॉल करेगा क्योंकि अर्थ के मास ने अपने आसपास की स्पेस टाइम ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से स्ट्रेट पाथ भी अर्थ की ओर ही कर्व्ड हो जाते हैं और इसी इफेक्ट को हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी को समझने के लिए हम एक और उदाहरण ले सकते हैं जो कुछ इस प्रकार है। इमेजिन करिए कि दो इंसान एम्प्टी स्पेस में दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में मूव कर रहे हैं। ये दोनों कभी भी मीट नहीं करेंगे, लेकिन अब मान लीजिए यही दोनों लोग अर्थ के सरफेस पर स्ट्रेट लाइंस में मूव करें तो अंत में ये दोनों पोल्स पर मीट कर जाएंगे क्योंकि इस सिचुएशन में वो जिस सरफेस पर मूव कर रहे हैं वो खुद ही कर्व्ड है, जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइंस भी कर्व्ड हो जाते हैं। इस उदाहरण से हम ये काफी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे ग्रेविटी इमर्ज करती है जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स के द्वारा स्पेस टाइम की ज्योमेट्री को कर्व किया जाता है और जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हुए प्रतीत होते हैं वास्तव में वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ ही फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन एक कर्व्ड स्पेस टाइम ज्योमेट्री में। जनरल रिलेटिविटी में एक्सप्लेन किए गए इस पेक्यूलियर फेनोमेनन को हम इलुस्ट्रेट कर सकते हैं यूजिंग द एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन आवर यूनिवर्स,
यूनिवर्स अ ब्लैक होल। एक ब्लैक होल काफी मैसिव और डेंस ऑब्जेक्ट है जिसका मास ऑलमोस्ट इंटायरली एक सिंगल पॉइंट में कंसंट्रेटेड होता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस पॉइंट की डेंसिटी इन्फिनिट होती है और इसके आसपास स्पेस टाइम का फैब्रिक भी इन्फिनिटली डिस्टॉर्टेड होता है। फिजिक्स के लॉज भी यहाँ पर फेल हो जाते हैं और एग्जैक्टली इस पॉइंट पर क्या होता है ये कोई नहीं जानता। इसके इन्फिनिट कर्वेचर की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट इसके ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप नहीं कर सकता, नॉट इवन लाइट, और इसी वजह से इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व करना भी इम्पॉसिबल है। हालांकि ब्लैक होल की आउटर बाउंड्री यानी इवेंट होराइजन से बाहर ये बाकी ऑब्जेक्ट की ही तरह बिहेव करता है, लेकिन फिर भी इसके आसपास की स्पेस टाइम फैब्रिक केओटिकली डिस्टॉर्टेड होती है, जिसकी वजह से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए इसकी प्रॉक्सिमिटी में एक स्टेबल ऑर्बिट में बने रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। हालांकि एक सफिशिएंटली फार डिस्टेंस पर एक स्टेबल ऑर्बिट मेंटेन करना पॉसिबल है। एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की विसिनिटी में आकर स्लाइटली डिविएट हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसके अट्रैक्शन को एस्केप कर पाएगा। सिमिलरली ब्लैक होल के टुवर्ड्स मूव कर रहे लाइट रेज भी इसके अराउंड बेंड और कर्व होते हुए एस्केप कर सकते हैं, और जब किसी ब्लैक होल के पीछे मौजूद स्टार से आने वाली लाइट इस तरह से बेंड और कर्व होती है तो वो डिस्टॉर्टेड इमेजेस के रूप में दिखते हैं। इसे ही ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फेनोमेनन हमें तब देखने को मिलती है जब ब्लैक होल रोटेट कर रहा हो। इस सिनेरियो में स्पेस टाइम रोटेशन के ही डायरेक्शन में कर्व हो जाता है, एंड इनफैक्ट ये चीज अर्थ के साथ भी होती है, यानी अर्थ के रोटेशन की वजह से स्पेस टाइम उसी डायरेक्शन में कर्व हो जाता है, जिससे अर्थ की ओर स्ट्रेट लाइंस में मूव कर रहे ऑब्जेक्ट्स के पाथ भी रोटेशन के डायरेक्शन में ही बेंड हो जाते हैं। Finally, one of the most important phenomenon related to general relativity is gravitational time dilation. जब हम ब्लैक होल जैसे किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉक्सिमिटी में होते हैं तो केवल स्पेस में मौजूद स्ट्रेट लाइंस ही डिस्टॉर्ट नहीं होते, बल्कि टाइम का फ्लो भी डिस्टॉर्ट होता है, और इस वजह से टाइम के फ्लो होने का रेट भी स्लो या फास्ट होगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ क्लोज और फार वी आर फ्रॉम अ मैसिव ऑब्जेक्ट। यदि हम ब्लैक होल से काफी ज्यादा दूर हों तो वहां टाइम स्ट्रेट पाथ में ही मूव कर रहा होता है, जस्ट लाइक एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स। लेकिन ब्लैक होल के पास टाइम का पाथ भी बेंड और डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिससे टाइम स्लो डाउन हो जाता है। एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास स्पेस टाइम इतना ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाता है कि यदि हम इसके काफी करीब हों तो ये पॉसिबल है कि हमारे लिए बीतने वाला हर एक सेकंड अर्थ पर मौजूद किसी इंसान के 1 साल के बराबर हो सकता है। इन अ नटशेल, हम किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के जितना ज्यादा करीब होंगे हमारा टाइम उतना ही स्लो रेट से फ्लो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम अर्थ के सरफेस पर मौजूद 2 इंसानों के इंटरनल क्लॉक्स को ऑब्जर्व करें, जिनमें से एक अर्थ के सरफेस पर हो और दूसरा आईफिल टावर के टॉप पर, तो सरफेस पर मौजूद व्यक्ति का क्लॉक स्लोवर टिक करेगा क्योंकि वो अर्थ के ज्यादा पास है, और टावर पर मौजूद व्यक्ति की तुलना में वो हर साल 1 माइक्रो सेकेंड कम एज करेगा। हालांकि ये डिफरेंस काफी सटल है, लेकिन ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे अकाउंट में लेने से ही हम जीपीएस सैटेलाइट्स को सिंक्रोनाइज कर पाते हैं। ग्रेविटेशन के अलावा जनरल रिलेटिविटी और भी कुछ सरप्राइजिंग कॉन्सिक्वेंसेस को जन्म देती है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा पैदा की गई स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन पूरे यूनिवर्स में इंस्टेंटली नहीं फैल जाती, बल्कि ये लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करती है। इससे हमें एविडेंस मिलता है ग्रेविटेशनल वेव्स का, यानी ऐसे वेव्स जो ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम में रिपल्स जनरेट करते हैं और हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपोगेट करते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स हमारे अर्थ से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर कैटेक्लिज्मिक इवेंट्स में पैदा होते हैं, जैसे मर्जर ऑफ 2 न्यूट्रॉन स्टार्स और मर्जर ऑफ 2 ब्लैक होल्स के दौरान। ये हमारे अर्थ से हमेशा गुजरते रहते हैं और खुद अर्थ और इस पर मौजूद सभी चीजों को लगातार डिस्टॉर्ट करते रहते हैं। स्पेस टाइम की इस डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री की वजह से लार्जर स्केल पर पूरे यूनिवर्स के एक्चुअल शेप को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, और एक पॉसिबिलिटी या प्रेडिक्शन ये भी है कि क्या यूनिवर्स के 2 अलग अलग लोकेशंस के बीच ट्रेवल करने के लिए कोई ज्योमेट्रिकल शॉर्टकट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम आइंस्टीन-रोजन ब्रिज या मोर जनरली वर्म होल्स कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज जय हिंद।